नमस्कार मित्रों, मैं हूं नरेश बारी। आज हम इस वीडियो में भारतीय राजनीतिक विचारक अरविंद को पढ़ेंगे। अरविंद अच्छे खानदान से थे। बहुत छोटी उम्र में ही 7 वर्ष में ही उन्हें उनके पिता इंग्लैंड भेज दिया। 7 वर्ष से 21 वर्ष तक वो वहीं रहे। 1893 में स्वदेश लौटे। बड़ौदा नरेश गायकवाड़ के यहाँ इन्होंने नौकरी की। इन्होंने कई तरह की नौकरियाँ की। उनके सचिव भी रहे। बड़ौदा में वो ये काम उनको ज़्यादा रास नहीं आया, तो बड़ौदा में महाविद्यालय में फ्रेंच भाषा के व्याख्याता बने, फिर अंग्रेजी के व्याख्याता बने और उप प्राचार्य भी नियुक्त हुए। बड़ौदा में रहकर इन्होंने संस्कृत का अध्ययन किया, यौगिक क्रियाओं का अभ्यास किया। इनके योग जो गुरु थे वो विष्णु भास्कर लेले थे। ये महत्वपूर्ण है क्योंकि इनका जो राष्ट्रवाद, जिस प्रकार के राष्ट्रवाद की वकालत करते हैं, उसमें एक आध्यात्मिक पुट था। शुरुआत में वो उग्रवाद के समर्थक हैं, लेकिन बाद में वो आध्यात्मिक पुट है उनके राष्ट्रवाद में। इंदु प्रकाश एक मैगजीन थी, उसमें इनके लेख छपते रहते थे। तो उनका एक लेख था न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड। इस लेख में इन्होंने जो तत्कालीन राजनीतिक आंदोलन का जो शिथिल प्रयास था, यानी उदारवादियों की जो राजनीति थी, उसकी इन्होंने जमकर आलोचना की और आंदोलन की उग्रवादिता की वकालत की। और इस लेख का जो कंटेंट था वो MG रनाडे, महादेव गोविंद सिंह रनाडे थे, उनको भी रास नहीं आया, बुरा लगा। उन्होंने कहा कि इंदु प्रकाश को भी आप ऐसे प्रकाशित मत कीजिए। ICS की परीक्षा यानी इंडियन सिविल सर्विसेज की परीक्षा में ये अच्छे अंकों के साथ उत्तीर्ण हुए, लेकिन जानबूझकर घुड़सवारी की परीक्षा में ये फेल हो गए, क्योंकि इनके पापा चाहते थे कि वो ICS बने, लेकिन अरविंद की रुचि इनमें नहीं थी। गुप्त संस्थाओं के माध्यम से नवयुवकों को बम बनाने, हथियार प्राप्त करने और राजनीतिक हत्याओं का मार्ग इन्होंने दिखाया। देखिए, इस काम से ही हमें पता है, चल जा गया कि उनकी राजनीति किस प्रकार की राजनीति वो करना चाहते थे। इन्होंने जतिन बनर्जी बड़ौदा की जो आर्मी थी उसमें सैनिक थे, सेना में थे, तो इसी पद पर पदस्थापित थे। उनको नवयुवकों को ट्रेनिंग देने के लिए भेजा था। अपने भाई को इन्होंने बंगाल भेजा कि वो इस प्रकार की संस्थाओं का जाल बिछाए, वो जो बम बनाने वाली गुप्त संस्थाएं हैं। मतसिनी तथा गीता के संदेश इन्होंने प्रचारित किए। स्वदेशी आंदोलन को तेज करने के लिए प्रेरणास्पद साहित्य वितरित करवाया। ये उनके अर्ली फेज में, जब वो उग्रवाद की वकालत करते हैं, उग्रवादी राजनीति का समर्थन करते हैं, उस समय की इनकी गतिविधियां हैं, ये हम देख रहे हैं। कांग्रेस के साथ जहाँ तक संबंध की बात है, 1902 में उन्होंने अहमदाबाद सत्र में भाग लिया। 1905 से वो मुख्य रूप से सक्रिय हुए। 1902 तक वो सिर्फ मुख्य दर्शक बने रहे। 1906 में बड़ौदा नरेश की सेवा के वो 13 वर्ष पूर्ण कर बंगाल चले गए और बंगाल में बड़ी साल सम्मेलन में वो शामिल हुए। बंगाल विभाजन से उस समय बंगाल उद्वेलित था, यानी बंगाल विभाजन की घोषणा और उसके जो अंग्रेजों की मंशा थी, उनसे बंगाल में आंदोलन हो रहे थे और उस आंदोलन को भी अरविंद ने नेतृत्व प्रदान किया। स्वराज, स्वदेशी, विदेशी का बहिष्कार तथा राष्ट्रीय शिक्षा, ये जो चारों कार्यक्रम थे कांग्रेस ने का प्रस्ताव पारित किया था, इन चारों कार्यक्रमों को अपनाकर आंदोलन को इन्होंने आगे बढ़ाया। 1906 में कांग्रेस अधिवेशन कलकत्ता में इन्होंने भाग लिया। 1906 विपिन चंद्र पाल ने जो पत्रिका आरंभ की थी वंदे मातरम, उसका भी संपादन इन्होंने आरंभ किया। 1907 के सूरत अधिवेशन, देखिए सूरत अधिवेशन नागपुर में प्रस्तावित था, लेकिन नागपुर से उदारवादी उसे सूरत लेके गए। जैसा हम भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में पढ़ते हैं कि सूरत फूट हुई थी, उदारवादी और उग्रवादी अलग अलग हो गए थे, कांग्रेस 2 धड़ों में बंट गई थी। तो ये जो उदारवादियों की योजना थी कि हम उग्रवादियों को अलग कर देंगे, इस योजना को कहते हैं कि तिलक का महत्वपूर्ण योगदान था या किसी अन्य का था, लेकिन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान था अरबिंदो का, क्योंकि अरबिंदो ने ही अपने समर्थकों से इस योजना को ध्वस्त करवाया, यानी उदारवादी अपने लक्ष्य में फेल हुए।
1907 से 9 पूर्ण स्वराज की मांग अरविंद ने रखी। 1909 में क्या हुआ कि जो उनका काम था, जिस काम में वो सहायता करते थे, सरकारी गुप्तचरों ने अलीपुर में बम बनाने के कारखाने पे छापा मारा और उनके भाई बरिंदर को गिरफ्तार कर लिया और अरविंद को भी संदेह के आधार पर गिरफ्तार कर लिया। यानी उनकी इस काम में भागीदारी नहीं है, लेकिन सरकार की नज़र थी उनके अन्य कामों से, वो चाहती थी कोई बहाना मिले, तो उन्होंने अरविंद को भी गिरफ्तार कर लिया, अलीपुर जेल में बंद कर दिया। अदालत की कार्रवाई 1 साल चली। अरविंद के वकील थे चितरंजन दास, और चितरंजन दास ने पैरवी की और कोर्ट ने उन्हें निरपराध यानी निर्दोष साबित किया। जेल में रहते इन्होंने योग साधना और ईश्वर उपासना में तल्लीन रहने लगे। ये इसलिए महत्वपूर्ण है कि जेल से पहले और जेल के बाद के बाद के जो अरविंदो हैं वो एकदम जुदा हैं। पहले वो उग्रवादी हैं, राजनीति का समर्थन करते हैं। उग्रवादी राजनीति एक तरीके से कोई आज के सेंस में जो उग्रवादी अपना जो जनरल टर्म है उस अर्थ में नहीं है, वह राजनीति जो रेडिकल पॉलिटिक्स, वह राजनीति जो एक तरीके से हिंसक साधनों का इस्तेमाल कर अंग्रेजों को भगाना चाहती थी, यह उदारवादी राजनीति का उलट था। उदारवादी राजनीति जो याचना की रणनीति में विश्वास करती थी, क्रमिक सुधार में विश्वास करती थी। सीआर दास जो इनके वकील थे, इन्होंने कहा कि एक दिन अरविंद को देशभक्ति का कवि, राष्ट्रवाद का अग्रदूत और मानव प्रेमी के रूप में याद किया जाएगा। न केवल भारत में बल्कि दूर दूर तक उनके शब्द गुंजायमान होंगे। जेल से छूटने के बाद उनमें वो उत्साह नहीं रहा, उत्साह उनका ब्रेक हो गया और साथ ही वो पॉलिटिकल मूवमेंट में बड़े अकेले फील करने लगे, क्योंकि उनके जो साथी थे जैसे विपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय, ये भी उस समय सक्रिय नहीं थे। तिलक को देश निर्वासन मिल चुका था और अरविंद पर भी नज़र थी प्रशासन की, इसलिए अरविंद ने सोचा कि क्यों न मुझे भी देश निर्वासन हो। इसलिए स्वयं ही वो फ्रांस के कब्जे के चंद्रनगर चले गए और वहाँ से वो 1910 में पांडिचेरी चले गए और 1910 में उन्होंने राजनीति से संन्यास ले लिया, सक्रिय राजनीति से संन्यास ले लिया, आई वुड से। जेल से बाहर आने के बाद में इन्होंने कर्मयोगी और धर्म, ये 2 पत्रिकाएं महत्वपूर्ण है, कर्मयोगी और धर्म, इनका संपादन आरंभ किया। अरविंद का जो राष्ट्रवाद है उसका मूल आधार है आध्यात्मिक आस्था। कहते हैं कि उन्हें स्वयं ईश्वर से दिशा निर्देशों की अनुभूति हुई थी और उसी को ही उन्होंने प्रेरणा पाकर राजनीति के आध्यात्मिकीकरण का प्रयास किया। वे यूरोप की बौद्धिक प्रगति को, देखिए उस समय जो इंडियन थॉट है उसमें यह विचार प्रबल था कि भले यूरोप कितना ही भौतिक रूप से प्रगतिशील हो, आध्यात्मिक क्षेत्र में हम ज़्यादा डेवलप्ड हैं, हम ज़्यादा एडवांस्ड हैं। इस आधार पर ये जो 2 डोमेन थे, इन दोनों डोमेन को पृथक रखने और मटेरियलिज्म का आध्यात्मिक में मिलन करने का विरोध हुआ और मटेरियल को नीचा दिखाने की कोशिश थी, स्पिरिचुअलिज्म को ऊंचा दिखाने की कोशिश है, यानी मटेरियल तुच्छ है। लेकिन अरविंद ने दोनों को ही महत्वपूर्ण माना और ये भी कहा कि इवन जो मटेरियल है वह भी ईश्वर की अवस्थिति का ज्ञान करवाती है, उसे भी महत्वपूर्ण माना। उग्रवादी विचारक थे। उग्रवादी विचारक का अर्थ मैंने समझा दिया। उदारवादियों की प्रार्थना और याचिका की नीति से सहमत नहीं थे। अंग्रेजों के साथ संबंधों को वरदान नहीं मानते थे, उदारवादी ऐसा मानते थे। गांधी जी की नैतिक धारणा में इनका विश्वास नहीं था। गीता के छात्र धर्म का अनुसरण ही उचित मानते थे। छात्र धर्म यानी अगर विपरीत परिस्थिति है तो शत्रु का नाश कर देना में ही भलाई है। उनके विचारों का राष्ट्रवाद एवं मानवीय एकता का जो आदर्श है वह ऋग्वेदों एवं उपनिषदों के उपदेशों पर आधारित है। वे सनातन धर्म को ही राष्ट्रवाद मानते हैं और ये कहते हैं कि राष्ट्र के रूप में भगवान का अवतार हुआ है, भगवान अवतरित हुए हैं। ईगल, रेनो, फिस्टे, इन सब का इम्पैक्ट था, लेकिन ये भी हम देखते हैं कि इनके विचारों की एज इट इज़ कॉपी उन्होंने नहीं की थी। जैसे ईगल के जो प्रभाव में उन्होंने राष्ट्र की आत्मा का विचार रखा,
रेना के समान उन्होंने राष्ट्र को एक मनोवैज्ञानिक इकाई माना। फिस्ते के समान इन्होंने राष्ट्र की अमरता का संदेश दिया। लेकिन हम आगे देखेंगे कि इनके विचारों का अंधानुकरण उनमें नहीं मिलता। उनकी जो अति मानवता का कॉन्सेप्ट है, उस अति मानवता, वो जो संहारवादी है, उस अति मानव में अरविंद ने विश्वास नहीं जताया। अब अरविंद का अति मानव है वह अलग है। बर्क के प्रभाव में न्याय के प्रति आसक्ति, स्वशासन तथा समाज के धार्मिक आधार को स्वीकार किया। अरविंद राष्ट्र और राज्य को पृथक मानते हैं और राष्ट्र एक आध्यात्मिक यूनिट है और राज्य है वह एक यंत्र मात्र है। तो राष्ट्र में वो हस्तक्षेप राज्य का नहीं चाहते। राष्ट्र को अति मानवीय बनाने के पक्ष में नहीं है। देखिए ये वो मेन अंतर है जो हीगल से उन्हें उलट करता है। हीगल जर्मन आदर्शवादी हैं। हीगल के उनके विचारों में सहमति होने के बावजूद भी वो हीगल राष्ट्र को अति मानव नहीं बनाते, यानी उनका जो मूल है वह उदारवादी ही रहता है, व्यक्तिवादी रहता है। व्यक्ति उनके दर्शन का मूल है। व्यक्ति को वो किसी समष्टि के लिए, भले ही व्यक्ति ने ईश्वर हो, उसके लिए भी इस्तेमाल नहीं करना चाहते। राष्ट्रवाद देखिए यहाँ महत्वपूर्ण है और अरबिंदो के विचार, बाकी जो उनके समकालीन समाज सुधारक हैं, राजनीतिक विचारक हैं, कि अरबिंदो राष्ट्रवाद को सिर्फ पॉलिटिकल या इकोनॉमिक आर्किटेक्ट या कॉन्सेप्ट नहीं मानते, एंटिटी नहीं मानते। वो ये कहते हैं कि सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक और आर्थिक नहीं है, यह आध्यात्मिक है। और आध्यात्मिक के सेंस में है कि जैसे भारत है, भारत सिर्फ भौगोलिक इकाई नहीं है, वह भारत माता है। वह भारत को भारत माता के सदृश मानते हैं। और जैसे देवी होती है वो सैक्रिफाइस एक्सपेक्ट करती है, वैसे ही वो लोगों को सैक्रिफाइस, बलिदान के लिए उसका आह्वान करते हैं। राष्ट्रवाद को मानवीय एकता के अंतिम लक्ष्य से मिश्रित कर दिया। देखिए उनका जो राष्ट्रवाद में ऐसा नहीं है कि राष्ट्र पर खत्म हो जाती है उनकी बात, अंतर्राष्ट्रीयवादी हैं। अंतिम लक्ष्य उनका मानवीय एकता है, लेकिन इनको उन्होंने आपस में जोड़ दिया। राष्ट्र एक मनोवैज्ञानिक इकाई है। राष्ट्र के लिए राजनीतिक एकता आवश्यक है, लेकिन राष्ट्र महत्वपूर्ण है लेकिन राजनीतिक एकता आवश्यक है, इसलिए आजादी महत्वपूर्ण है। राष्ट्र एक जीवंत समूह एवं समष्टिगत मानवता है। अरविंद व्यक्ति को पूर्णतया राष्ट्र के समर्पित करने के विचार से सहमत नहीं है। देखिए इसी विचार में वो हीगल से या आदर्शवादियों से अलग है। राष्ट्रवाद को मानवीय प्रगति का एक सोपान मानते हैं, अंतिम नहीं। राष्ट्रवाद मानवीय प्रगति का एक सोपान है, अंतिम नहीं है। वो उसे अंतिम इकाई नहीं मानते। ये इसलिए महत्वपूर्ण है कि जो हीगलवादी हैं वो ये कहते हैं कि राष्ट्र है वह अंतिम है। ये विवेक के अलग अलग पड़ाव बताते हैं, लेकिन राष्ट्र में आकर उनका जो विवेक का जो गमन है हीगल का, वह रुक जाता है। वो राष्ट्र को अंतिम पड़ाव के रूप में लेते हैं, लेकिन अरविंद नहीं लेते। उनकी मानवीय एकता का जो एक आदर्श है वह एक विश्व संघ होगा। यह विश्व संघ पहले परिसंघ के रूप में स्थापित होगा, लेकिन बाद में स्वतंत्र राष्ट्रों का संघ होगा। परिसंघ और संघ, परिसंघ होता है ढीला संगठन जिसमें यूनिट्स को पृथक होने का अधिकार होता है, लेकिन संघ होता है वह उसमें यूनिट्स को पृथक होने का अधिकार नहीं होता। अरविंद व्यक्तिवादी थे, वो राज्य की आंगिक एकता के आलोचक थे, सहमत नहीं थे। नैतिक उत्थान के लिए राजनीतिक यानी किस प्रकार से उनके जो स्वतंत्रता के लिए आह्वान है, जो राष्ट्रवाद की संकल्पना है, वो सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक और आर्थिक नहीं है कि उन्होंने राजनीतिक स्वतंत्रता को नैतिक उत्थान के साथ भी जोड़ा। स्वावलंबन तथा निष्क्रिय प्रतिरोध को पराधीन जनता की स्वतंत्रता प्राप्ति का मार्ग माना। अरविंद की वैचारिक योजना में मनुष्य अंतिम तत्व नहीं है। देखिए सिर्फ राष्ट्रवाद ही अंतिम नहीं, उसके आगे विश्व राज्य है संघ के रूप में। वह व्यक्ति को राष्ट्र के नाम पर इंडिविजुअल को, ह्यूमन बीइंग को राष्ट्र के नाम पर शहीद नहीं किया जा सकता, लेकिन व्यक्ति भी, इंडिविजुअल भी अंतिम नहीं है, क्योंकि वह भी एक ईश्वर की रचना ही तो है, ईश्वर की अभिव्यक्ति ही है।
मानवीय गरिमा के रक्षार्थ अपने अति मानव का सिद्धांत प्रतिपादित किया। यह नीत्शे के अति मानव से अलग है। देखिए, जो जर्मन आदर्शवादी हैं, पश्चिम के आदर्शवादी हैं, जो समष्टिवादी और ईश्वर के पूर्व निर्धारित लक्ष्य के लिए मानव को शहीद कर देते हैं, वैसा अरविंद नहीं करते। जैसे नीत्शे का जो अति मानव का कॉन्सेप्ट है वह अलग है, अरविंद का अलग है। अरविंद अति मानव की जो संकल्पना है उसका निर्माण मानव की गरिमा के रक्षार्थ करते हैं। वो कहते हैं कि इनकी गरिमा की रक्षा के लिए ही अति मानव का निर्माण करते हैं। उनका जो अति मानव है गीता के कर्म योगी स्थित प्रज्ञ मानव का ही सौम्य चित्रण है। वह नीत्शे के अति मानव के कॉन्सेप्ट से एकदम ही अलग है, एकदम जुदा है। रोमारोला ने कहा, भारतीय दार्शनिकों का सम्राट अरविंद, एशिया व यूरोप की प्रतिभा का समन्वय इनकी बुद्धि में मिलता है। रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा, भारतीय संस्कृति व सभ्यता का मसीहा अरविंद के माध्यम से भारत की वाणी समस्त विश्व में सुनी जाएगी। आध्यात्मिक नियतिवाद यानी जो वो दावा कर रहे हैं कि राष्ट्रवाद विश्व संघ इनकी स्थापना होगी, वह नियत है, यानी वह नियति है और आध्यात्मिक शक्ति उसके पीछे है। इसे कहते हैं आध्यात्मिक नियतिवाद। देवी न्यायवाद का समर्थन किया। इनका जो देवी न्यायवाद था वो गीता और जर्मन प्रत्ययवाद से प्रभावित था। ये हमने देख लिया कि उनका जो अतिमानव का कॉन्सेप्ट है वो गीता के स्थित प्रज्ञ है उनकी तरह है, इस वजह से वह गीता से प्रभावित है। और जर्मन प्रत्ययवाद जो आइडियलिज्म है वो उनका जर्मन प्रत्ययवाद जो हीगल है, फिस्ते हैं, इन सब से प्रभावित है। राष्ट्रवाद शुद्ध धर्म है, राष्ट्रवाद ही धर्म है। राष्ट्रवाद को धर्म के साथ इक्वेट किया जो ईश्वर के पास से आया है। पूर्ण स्वराज ही सच्चे राष्ट्रवाद का लक्ष्य है, यानी राष्ट्रवाद और आज़ादी आपस में जुड़े हुए हैं। इसके लिए स्वराज की प्राप्ति जरूरी है और राष्ट्रवाद धर्म है। देखिए किस प्रकार से धर्म राष्ट्रवाद है, धर्म अचीवेबल है, हमें धर्म को प्राप्त करना है और राष्ट्रवाद के लिए जरूरी है स्वराज। तो किस प्रकार से जो तत्कालीन लक्ष्य है राजनीतिक आज़ादी, उसको वो एक देवीय योजना का हिस्सा बनाकर प्रस्तुत करते हैं। देवी की योजना है देवी का न्याय और देवी का न्याय है भारत की आज़ादी। लेकिन भारत की आज़ादी तक ही सीमित नहीं होना है, उसे विश्व संघ की स्थापना तक ले जाना है। ये है अरविंद के मूल जो राष्ट्रवाद का उनका कॉन्सेप्ट था। उन्होंने ये भी कहा कि भारत की जो स्वतंत्रता है वह पूरी मानव जाति के हित में है और उन्होंने इस स्वतंत्रता को मतलब स्वतंत्रता जैसे लक्ष्य को कैसे उन्होंने वाइडर बड़े विस्तृत लक्ष्यों के साथ उन्होंने जोड़ा। व्यक्तिवादी थे, राज्य को इन्होंने यंत्र में माना, बुद्धि सुविधा है, मानव प्रगति का साधन है, आंगिक सिद्धांत में विश्वास नहीं जताया। स्पेंसर के विचारों से इनकी साम्यता है। राज्य का रोल कैसा होगा? देखिए, राज्य को बुद्धि सुविधा मानते हैं, यंत्र मानते हैं, शिक्षण कार्य देने के समर्थक नहीं है, यानी नेगेटिव। जो शुरुआत के जो उदारवादी हैं, जो राज्य को सिर्फ जितना आवश्यक बुराई के रूप में लेते हैं कि जितना कम दायरा होगा उतना ही बढ़िया है, तो उस प्रकार से राज्य का दायरा सीमित करने के समर्थक हैं। टी.एच. ग्रीन की भांति व्यक्ति के सर्वांगीण विकास तथा आत्मविकास के पक्षपाती हैं। मानववादी हैं तो डेफिनेटली व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के पक्षपाती हैं, समर्थक है। राज्य और व्यक्ति के उद्देश्य समान नहीं है, क्योंकि राज्य है उसके तो सामाजिक और आर्थिक उद्देश्य होते हैं, जबकि व्यक्ति परम तत्व की चेतना और मोक्ष प्राप्ति उसका लक्ष्य है। समाज की आंगिक एकता पर राज्य की एकता आधारित है। अगर राज्य विदेशी है तो समुदाय का आंगिक विकास कैसे हो सकता है? यानी उन्होंने समाज की एकता के लिए राज्य की प्राप्ति को आवश्यक बना दिया और राज्य की स्थापना कब होगी? आज़ादी से। इस प्रकार से उन्होंने जो वाइडर पर्सपेक्टिव में, भले वह सोसाइटी हो या धर्म हो, राष्ट्रवाद हो, इन सब से स्वतंत्रता को जोड़ दिया, स्वतंत्रता की अनिवार्यता पर बल दिया। स्वतंत्रता 3 प्रकार की होती है, राष्ट्रीय, आंतरिक और व्यक्तिगत।
आंतरिक स्वतंत्रता से तात्पर्य है स्वशासन की स्थापना, और व्यक्तिगत से तात्पर्य है कि राष्ट्र, और इन सब से ही राष्ट्र का सर्वांगीण प्रगति सुगम होगी, सर्वांगीण प्रगति संभव होगी। व्यक्तिगत से तात्पर्य है समाज या शासन के अनावश्यक तथा स्वेच्छाचारी शासन से मुक्त होना, यानी आज़ादी सिर्फ और सिर्फ बाह्य शासन अंग्रेजों को भगाने की सीमित नहीं है, व्यक्ति का जो जीवन है वह भी सुरक्षित होना चाहिए। किससे? शासन से। यह है व्यक्तिवादी विचार था उनका। स्वराज की प्राप्ति भारत का प्रथम उद्देश्य होना चाहिए। इस हेतु उन्होंने अपील की कि हमें समस्त शक्ति और साधन जुटा देने चाहिए। सामाजिक सुधार एवं नैतिक पुनरुत्थान की बात बाद में की जाए, अन्यथा लक्ष्य भ्रष्ट होने की संभावना बढ़ती जाएगी। देखिए, ये गांधी की तरह जो पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस है यानी फ्रीडम है, उसको तरजीह देते हैं अन्य उद्देश्यों पर। जबकि अंबेडकर के विचारों में हमने देखा था, अंबेडकर ने सामाजिक स्वतंत्रता की बजाय जो सोसाइटी के जो उनके इश्यू थे, जो जाति का मूल प्रश्न था, उनको पहले हल करने का सोचा, पहले हल करने की वकालत की। अरविंद ने लोकतंत्र की आलोचना की है कि यह व्यक्तिगत स्वतंत्रता का पोषक नहीं है। इसमें व्यक्ति का समष्टीकरण उसके व्यक्तित्व को दबा देता है। जनता के शासन के नाम पर अल्पसंख्यक का शासन होता है, और इस समस्या का यानी लोकतंत्र को खारिज नहीं किया है, देखिए आलोचना की है, आलोचना लोकतंत्र की करते ही हैं। और इस समस्या का हल उन्होंने कहा कि हमें जो हमारी कम्युनिटी लाइफ है, सामूहिक जीवन है, उसको जागृत करना चाहिए। देखिए, जयप्रकाश नारायण भी कहते हैं कि हमें जो लोक शक्ति है उसको जागृत करना चाहिए। आगे हम देखेंगे कि रॉबर्ट पुटनाम जो सोशल को कैपिटल उनका कॉन्सेप्ट था, पश्चिम में उन्होंने समाजों का अध्ययन किया कि किस प्रकार लोगों में सामूहिक कोई इनिशिएटिव लेने की क्षमता है वो कम हो गई है। तो ये लोकतंत्र के लिए अनिवार्य है और इनकी वकालत करना जायज़ है, सही है। विकेंद्रीकरण की स्थापना से लोकतंत्र के दोषों की मुक्ति की जा सकती है। विकेंद्रीकृत के आप सारे इंडियन थिंकर विकेंद्रीकरण के समर्थक हैं, अपवाद स्वरूप हैं इनके भीमराव अंबेडकर। भीमराव अंबेडकर विकेंद्रीकरण की बजाय केंद्रीकरण के समर्थक थे। उनकी जो विश्वत्व की यानी जो विश्व शासन संबंधी संकल्पना थी, उसके दो स्तर थे। पहला स्तर था कि स्वतंत्र राष्ट्रों को स्वयं संगठित होना होगा। वे स्वयं संगठित होने के बाद में अपना जो अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण है वो विकसित करेंगे, और उसके बाद में वो विश्व संघ बनाएंगे। और लोहिया का जो विश्व संघ था वो हमने देखा था कि वो वयस्क मताधिकार पर आधारित था, क्योंकि वो इनका जो विश्व संघ है वो वयस्क मताधिकार की बजाय स्वयं वो राज्य है, राष्ट्र, स्वतंत्र राष्ट्र संगठित होते हैं। पूंजीवाद की भी इन्होंने आलोचना की कि समाजवाद में शोषित श्रमिकों को नवजीवन प्रदान करना, समाजवाद इनको यह प्रदान करता है, ये पूंजीवाद की आलोचना थी। और पूंजीवाद में केंद्रीकरण है वह बुरा एस्पेक्ट है। इसके अलावा इन्होंने जो विचार जिनको समर्थन दिया, जिनका प्रतिपादन किया, वो महत्वपूर्ण थे। निष्क्रिय प्रतिरोध, स्वदेशी शिक्षा, हमने देख लिया कि स्वदेशी आंदोलन था, उस आंदोलन के दौरान जो उनके जो 4 सूत्री प्रोग्राम था, कांग्रेस का प्रस्ताव पारित किया था, उन चारों का इन्होंने समर्थन किया था। स्वदेशी का प्रचार, अदालतों का बहिष्कार, सरकार से कोई सहयोग नहीं, सामाजिक बहिष्कार, ये महत्वपूर्ण है, सामाजिक बहिष्कार का भी इन्होंने समर्थन किया था। उनके जो स्वदेशी का आंदोलन था उस दौरान इन्होंने कहा था कि कर मत दो, ये भी महत्वपूर्ण है, लेकिन इस पर ज़्यादा जोर नहीं दिया, क्योंकि अगर ऐसा ये देते तो ये लेखक का मानना है कि सरकार उसे कुचल सकती थी। इनकी जो महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं वो हैं द लाइफ डिवाइन एंड एसे ऑन गीता। देखिए, गीता पर पुस्तकें बहुत सारे थिंकर्स की हैं, जो हमारे सिलेबस में लगते हैं उनकी भी है। तो गीता रहस्य तो है तिलक की, टॉक ऑन गीता है विनोबा की, और एसे ऑन द गीता है अरविंद की। द सिनोप्सिस ऑफ योगा एंड सावित्री, 1, 2, 3 और 4 पुस्तकें महत्वपूर्ण हैं। द ह्यूमन साइकिल एंड द आइडियल ऑफ ह्यूमन यूनिटी। तो ये थे अरबिंदो, भारतीय राजनीतिक विचारक।
हमने देखा कि उनका किस प्रकार दिव्य न्यायवाद और स्पिरिचुअल नियतिवाद का कॉन्सेप्ट है। उनकी जो राष्ट्र की संकल्पना है वो राजनीतिक और आर्थिक एंटिटी के बजाय एक ईश्वर की योजना का पूर्व निर्धारित लक्ष्य के रूप में लेती हैं। लेकिन जर्मन आदर्शवादियों से उनका जो आदर्शवाद है वह अलग है, उनकी अति मानवता की कॉन्सेप्ट अलग है। किस प्रकार से उन्होंने वो गीता के आदर्श पुरुष को अपनाते हैं और उनका जो राजनीति है वह गांधी की राजनीति से अलग है। शुरुआती उनके जो जीवन का फर्स्ट चरण है उसमें वो उग्रवादी राजनीति का समर्थन करते हैं, लेकिन जेल जाने के उपरांत उनकी जो राजनीति है वो पूर्णतया आध्यात्मिक हो जाती है। राजनीति के आध्यात्मिकरण की वकालत करते हैं। राजनीतिक आध्यात्मिकरण का नाम आता ही हमारे दिमाग में जो प्रश्न आता है वो जो नाम आता है वो गांधी का आता है, लेकिन गांधी के साथ साथ अरविंद भी राजनीतिक आध्यात्मिकरण की वकालत करते हैं। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। आप सभी से एक व्यक्तिगत आग्रह, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जो भी आपकी नज़र में असिस्टेंट प्रोफेसर और नेट की परीक्षा के प्रतिभागी हैं उनके साथ आवश्यक रूप से साझा करें। विशेष रूप से उनके लिए उपयोगी है वीडियो। थैंक यू सो मच।